गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वैभव ऑनलाइन क्लासेस से दिलीप नारायण व्यास आपका फिर से हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं अपना जो लास्ट वीडियो जो था वो चैप्टर संख्या 6 केंद्र सरकार पर था और इस चैप्टर के अंदर हमने शासन के अंग और सरकार के अंगों के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि सरकार के जो अंग है वो 3 प्रमुख अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चौथा जो अंग है वो मीडिया, जैसे वर्तमान समय में विद्वानों के अनुसार उसे शासन का या सरकार का चौथा अंग मान लेना चाहिए। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। तो इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हमने देखा था कि हमने सबसे पहले शासन का जो पहला अंग है व्यवस्थापिका, व्यवस्था के बारे में व्यापक रूप से हमने चर्चा की थी। हमने केंद्र की व्यवस्थापिका और राज्य की व्यवस्थापिका दोनों के बारे में चर्चा की थी। अपना जो चैप्टर है वो केंद्र की व्यवस्थापिका है। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने ये सब पढ़ा था, फिर मैं आपको शॉर्ट में एक बार समझा देता हूँ। केंद्र की जो व्यवस्थापिका है, केंद्र की व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक, कितने सदनात्मक? द्विसदनात्मक है। केंद्र की व्यवस्थापिका कौन सी है? द्विसदनात्मक। एक है लोकसभा और दूसरा कौन सा है? राज्यसभा। ओके, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो इस टॉपिक में हम लोकसभा की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने लोकसभा के संगठन के बारे में या उसकी रचना के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लोकसभा की शक्तियां। लोकसभा की जो शक्तियां हैं उसमें पहली जो शक्ति है विधायी शक्तियां। देखो, लोकसभा जो विधायी शक्ति, विधायी शक्ति का मतलब होता है विधेयक प्रस्तुत करना। सदन के अंदर क्या प्रस्तुत किया जाता है? विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। जो विधेयक दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा, बहुमत से पास हो जाता है और उसके पश्चात वह विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, फिर वो विधेयक पास हो जाता है। तो पहला जो अपना जो टॉपिक है लोकसभा की शक्तियां, वो पहला टॉपिक है, व्हाइट बोर्ड पर देखिए, विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों के अंतर्गत ये बताए गए हैं कि संसद के अंदर जो कानून बनाए जाते हैं, विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, उन पर कानून बनाए जाते हैं। तो केंद्र की व्यवस्थापिका और राज्य की व्यवस्थापिका अलग अलग विषयों पर कानून बनाती है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, जिसे अपन केंद्र सूची भी कहते हैं। केंद्र सूची और संघ सूची, उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। जिन विषयों का उल्लेख केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों में नहीं होता, वो विषय अवशिष्ट सूची में डाल दिए जाते हैं। वो विषय अवशिष्ट विषय कहलाते हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। तो पहला जो टॉपिक है अपना लोकसभा की शक्तियां, उस पहला टॉपिक विधायी शक्तियां। इसमें मैंने आपको लिखा है कि लोकसभा को संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। इसके अलावा अगर राज्य सरकार है, चाहे अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार से अनुरोध करे कि राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाए, तो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में केंद्र सरकार या केंद्र की व्यवस्थापिका लोकसभा राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। इसके अलावा साधारण अवित्तीय विधेयक संशोधन संविधान दोनों सदन द्वारा बहुमत से पारित होते हैं। सदन में जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। ये किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकते हैं, लोकसभा में भी प्रस्तुत हो सकते हैं, राज्यसभा में भी प्रस्तुत हो सकते हैं। जब साधारण अवित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक जब लोकसभा में प्रस्तुत होता है, तो लोकसभा में प्रस्तुत होने के पश्चात उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में बहुमत से पास होने के पश्चात उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और इस प्रकार से ये विधेयक पारित होता है। ये लोकसभा की शक्तियां। कौन सी शक्तियां? विधायी शक्तियां। दूसरा टॉपिक है लोकसभा की शक्तियां, वो है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां जिसे अपन क्या कहते हैं? धन विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? धन विधेयक भी कह सकते हैं। वित्तीय शक्तियां जो है केंद्र की व्यवस्थापिका के 2 अंग है। केंद्र की व्यवस्थापिका जो कि द्विसदनात्मक है, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें सर्वाधिक वित्तीय शक्ति किसे प्राप्त है? लोकसभा को प्राप्त है। सर्वाधिक वित्तीय शक्ति किसे प्राप्त है? लोकसभा को प्राप्त है। राज्यसभा को वित्तीय शक्तियां बहुत ही कम या यूं कहें गौण रूप से प्राप्त है। वित्तीय शक्तियां केवल लोकसभा को प्राप्त, वो इसलिए है क्योंकि जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक लोकसभा में ही सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है।
राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जाता। धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? 109, कई बार पूछा जाता है। धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद 109 है और धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा। राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं होता। लोकसभा में धन विधेयक बहुमत से पारित होने के पश्चात उस धन विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा को अनिवार्य रूप से धन विधेयक को पारित करना आवश्यक होता है। राज्यसभा 14 दिन से ज्यादा धन विधेयक को रोक नहीं सकती। हाँ, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन करने के लिए लोकसभा को कह सकती है। ये लोकसभा पर निर्भर करता है कि राज्यसभा ने जो धन विधेयक पर संशोधन करने के लिए कहा है उसमें संशोधन कर भी सकती है और संशोधन नहीं भी कर सकती है। तो यह प्रकरण राज्यसभा 14 दिन से ज्यादा धन विधेयक को नहीं रोक सकती। 14 दिन के पश्चात वो स्वतः ही पास हो जाता है। जब लोकसभा में धन विधेयक बहुमत से पारित होता है तो राज्यसभा में धन विधेयक को भेजा जाता है। धन विधेयक को 14 दिन से ज्यादा राज्यसभा रोक नहीं सकती। उसमें संशोधन करने के लिए, आवश्यक संशोधन करने के लिए लोकसभा को प्रेषित कर सकती है। लोकसभा धन विधेयक जो संशोधन करने के लिए भेजा है, इसमें कुछ बदलाव करने के लिए भेजा है, तो लोकसभा पर निर्भर करता है उस धन विधेयक में बदलाव करे या बदलाव न करे, संशोधन करे या न करे। लोकसभा से और राज्यसभा से पास होने के पश्चात उस धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति को भी अनिवार्य रूप से धन विधेयक पर हस्ताक्षर करना होता है। 14 दिन से ज्यादा राष्ट्रपति भी धन विधेयक को रोक नहीं सकता। राष्ट्रपति भी धन विधेयक में संशोधन करने के लिए कह सकता है। ये फिर लोकसभा पर निर्भर करता है कि धन विधेयक में संशोधन करे अथवा न करे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वित्तीय शक्तियां सर्वाधिक लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास गौण रूप से प्राप्त है। तीसरा टॉपिक, संविधान संशोधन शक्तियां। देखो, संविधान संशोधन की जो सर्वाधिक शक्तियां वो संसद के पास ही है। संविधान संशोधन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन मिलकर करते हैं। इसमें की कोई विशिष्ट शक्ति लोकसभा के पास भी नहीं है और राज्यसभा के पास भी नहीं है। दोनों सदन द्वारा बहुमत से पारित होने पर ही संविधान में संशोधन हो सकता है। संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अनुच्छेद कौन सा? 368। ये संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 है। ये हमने कॉन्सेप्ट कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ये लिया है। संविधान संशोधन जो विधेयक है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे पहले लोकसभा में प्रस्तुत करें चाहे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत करें। किसी भी सदन में प्रस्तुत करने के पश्चात, जैसे लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया, लोकसभा में बहुमत से पास होने पर या पारित होने पर उस संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा और लोकसभा द्वारा जो बहुमत से संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाता है तो उसके पश्चात उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति जब उस संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करता है तो वो संविधान संशोधन विधेयक पास माना जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर संविधान संशोधन विधेयक पर कार्य करते हैं। चौथा जो टॉपिक है, निर्वाचक मंडल की शक्तियां। लोकसभा और राज्यसभा केवल विधेयक ही प्रस्तुत नहीं करते, इसके अलावा वे निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करते हैं। आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54 के अनुसार ये बताया गया है कि केंद्र की व्यवस्थापिका के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यों की व्यवस्थापिका मतलब राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के रूप में भी ये सदन कार्य करते हैं। जैसे केंद्र की व्यवस्थापिका के अंदर राज्यसभा, लोकसभा ये केंद्र की व्यवस्थापिका, इसके अलावा विधानसभा और विधान परिषद, जिसको सम्मिलित रूप से अपन क्या कह सकते हैं? विधानमंडल कह सकते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि जो है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। तो लोकसभा की ये भी शक्तियां है कि लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करता है। आर्टिकल 54 में ये कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों के विधानमंडल राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी लोकसभा की महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। लोकसभा का महत्वपूर्ण कार्य है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल केंद्र की व्यवस्थापिका
मतलब उपराष्ट्रपति निर्वाचन में केवल लोकसभा प्लस राज्यसभा ये ही हिस्सा लेते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य आर्टिकल 54 ये कहता है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल के सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि मिलकर राष्ट्रपति निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं और उपराष्ट्रपति निर्वाचन में केंद्र की व्यवस्थापिका के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकसभा के पास निर्वाचन मंडल की भी शक्तियां हैं। पांचवा पॉइंट है कार्यपालिका पर नियंत्रण। देखो कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसा है कि मंत्रिमंडल जो है वो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। अब लोकसभा के जो मेंबर, इसने बताया मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्रिमंडल लोकसभा के विश्वास पर ही अपने पद पर रह सकता है। अर्थात जो मंत्रिमंडल, जिस दल की सरकार है वह सरकार लोकसभा के विश्वास तक ही अपने पद पर रह सकता है। अर्थात अगर लोकसभा विश्वास प्राप्त है तब प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल अपने पद पर रहता है। अगर लोकसभा विश्वास प्राप्त नहीं है तो मंत्रिमंडल या सरकार बर्खास्त हो सकती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकसभा जो है वो मंत्रिमंडल पर अपना नियंत्रण रखती है, या यूं कहें कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रखती है। तो बच्चों ये है लोकसभा की शक्तियां, पहली विधायी शक्तियां, दूसरी वित्तीय शक्तियां, तीसरी संविधान संशोधन की शक्तियां, चौथा निर्वाचक मंडल की शक्तियां, पांचवा जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण। ये एक मोस्ट क्वेश्चन है कुछ ही दिनों में जो आपके क्लास 10 के SST का जो एग्जामिनेशन होने वाला है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, तो उसकी दृष्टि से ये लोकसभा का संगठन, उसकी रचना और लोकसभा की शक्तियां ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आई थिंक, मैं श्योर हूं कि लगभग आना तय है। तो इस प्रश्न को बहुत ढंग से देखें। व्हाइट बोर्ड पर जो मैंने मैटर लिखा है आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपके पास जो भी पाठ्य पुस्तक है उसे मैटर पढ़ करके मैंने जो आपके लिए जो वीडियो बने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और कई बार देखें, बार बार देख करके इसे नोटबुक में उतारें और पाठ्य पुस्तक में भी आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें, पूरा देखने के साथ जिन बच्चों ने इस वीडियो को पूरा देखा है वो यस सर करके जरूर कमेंट करेगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।